बिल्कुल बैठ जाओ यार, पॉपकॉर्न ले लो और रेडी हो जाओ, क्योंकि हम आज एक ऐसी मूवी में घुसने वाले हैं जिसके अंदर कंस्पिरेसी के इतने लेयर्स हैं कि रेडिट की पूरी थियरी सेक्शन भी शर्मिंदा हो जाए। द अकाउंटेंट 2। और अगर तुम्हें लगा कि पहला पार्ट इंटेंस था तो भाई इस बार तो पूरा रोलर कोस्टर है। कैलकुलेटर्स को पकड़ लो, क्योंकि क्रिश्चियन वुल्फ वापस आ गया है और इस बार सिर्फ नंबर्स ही नहीं, बंदों की हड्डियां भी तोड़ रहा है। मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हिप्नोटिक वाइब के साथ। पीछे सी लाइन वुमन का सोलफुल वर्जन चल रहा होता है और साथ में एक हाई स्टेक्स बिंगो हॉल की हल्की सी बैकग्राउंड नॉइज। सुनने में हल्का लगता है लेकिन फील में बहुत टेंशन है। बिंगो कॉलर भीड़ को पंप कर रहा होता है, चिल्ला के बोल रहा होता है Who's gonna win the money? लेकिन उस एक्साइटमेंट के नीचे कुछ तो डार्क चल रहा होता है। थोड़ी थोड़ी विस्पर्स सुनाई देती हैं, जैसे क्लियर द डेक्स और कोई किंग जो लाइक अ लिटिल लैम है। उसी वक्त फील हो जाता है कि कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है और फिर सीन कट होता है क्रिश्चियन पे, जो अपनी असली स्किल्स दिखा रहा है। और नहीं यार, यहाँ एक्सेल शीट्स की बात नहीं हो रही। क्रिश्चियन फिर से कुछ बहुत ही डेंजरस क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा होता है, जैसे कि इनागावा, कई मतलब याकुजा। और मजेदार बात यह है कि वो लोग टाइम पे पेमेंट करते हैं, जिससे क्रिश्चियन काफी इंप्रेस्ड भी होता है। और सुनो, सिर्फ कैश नहीं, एक क्लाइंट ने तो उसे डिएगो रिवेरा की एक्चुअल पेंटिंग में पेमेंट दी है। I mean, किसे चाहिए $2.4 मिलियन जब तुम अपनी दीवार पे रेयर आर्ट टांग सकते हो, राइट? क्रिश्चियन की फाइनेंशियल विजर्डरी सिर्फ 2-4 शेडी डील्स तक लिमिटेड नहीं है। उसके पास पैसे इतने अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, न्यूजीलैंड, फ्रांस और यहाँ तक कि किसी हार्बर की एंडाउमेंट में भी। वो सिर्फ पैसे मूव नहीं करता, वो तो उन्हें मैजिशियन की तरह गायब कर देता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ अकाउंट्स और ऑडिट्स तक सीमित नहीं है ब्रो। अब सबसे अजीब और मजेदार ट्विस्ट आता है। क्रिश्चियन को एक रोमांस फेस्टिवल में दिखाया जाता है। हाँ, सही सुना तुमने, एक स्पीड डेटिंग इवेंट जिसमें लोग एक स्पेशल मैथमेटिकल एल्गोरिथम से मैच होते हैं। ऑर्गेनाइजर्स का क्लेम है कि पिछले 12 फेस्टिवल्स में इससे 53 मैरिजेस हो चुकी हैं। सॉलिड स्टैट्स हैं भाई, नो लाई। लेकिन क्रिश्चियन वो लव को चांस पे नहीं छोड़ता। उसने पहले ही मैसिव डेटा सेट्स को स्क्रैप करके एनालाइज कर लिया है कि लड़कियां किन डेट प्रोड्यूसिंग वर्ड्स पे ज्यादा रिएक्ट करती हैं। उसका डेटा कहता है कि चाहे लड़कियां बोलें कि उन्हें कमिटमेंट और स्टेबिलिटी चाहिए, असल में वो डेंजरस और एक्साइटिंग वाइब्स पे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। मतलब साफ है, सबको सीक्रेटली एक हॉट मिस्ट्री मैन विद अ डार्क पास्ट चाहिए। और भाई ने तो एक लड़की से सीधा बोल दिया, आई हैव नो फ्रेंड्स, ब्रूटल ऑनेस्टी या फिर क्लासिक क्रिश्चियन। और हाँ, वो एक एयरस्ट्रीम ट्रेलर में रहता है। वही उसका घर है, साफ सुथरा, मिनिमलिस्ट और पूरे लोन वुल्फ एटीट्यूड से भरा हुआ। मिनिमल लाइफस्टाइल, इमोशनल डिटैचमेंट। दूसरी तरफ सीन और इंटेंस होता जा रहा है। डेप्यूटी डायरेक्टर मैरीबेथ मेडिना एक बहुत ही डिस्टर्बिंग होमिसाइड केस में फंसी हुई है। वो क्राइम सीन की ब्लडी फोटोज, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको के डिटेल्ड मैप्स और पिज्जा रिसीट्स देख रही होती है। हाँ, पिज्जा वाली डिटेल बाद में काम आएगी, वेट फॉर इट। वो क्रिश्चियन का पता लगाने में लगी है और इस बार वो बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रही। मैरीबेथ कॉल करती है हार्बर न्यूरोसाइंस एकेडमी को ब्रिटिश एक्सेंट वाली फीमेल एम्प्लॉय की तलाश में। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन का रेगुलर कांटेक्ट होता है एक मिस्टीरियस ब्रिटिश हैंडलर से, जिसका नाम है जस्टीन। वही जस्टीन जो उसकी सारी कम्युनिकेशंस मॉनिटर करती है और उसे शैडोज में रहकर गाइड करती है। बेसिकली उसका बाहर की दुनिया से एकमात्र रियल कनेक्शन। अब आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वो रे किंग, जिसके बारे में शेडी बिंगो सीन में बात हो रही थी, वो अब जिंदा नहीं है। उसे स्ट्रेट अप टावर्न में मर्डर कर दिया गया 3 एक्स चिलियन स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स के साथ, और चौथा बाहर गाड़ी से कुचल दिया गया। मैरीबेथ एक और बम फोड़ती है। रे की डेथ के टाइम पे उसकी हालत खराब थी, मतलब फाइनेंशियली ऑलमोस्ट टूट चुका था। जितना वो इन्वेस्टिगेट करती जाती है, पूरा केस और ज्यादा मेस्ड अप होता जाता है। आखिरकार मेडिना क्रिश्चियन को ट्रैक कर लेती है और सीधे कन्फ्रंट करती है, और इस बार वो कोई डिप्लोमेसी नहीं अपनाती। सीधा बोल देती है कि क्रिश्चियन एक एस्केप्ड कॉन्विक्ट है जिसे एक मॉब अकाउंटेंट ने ट्रेन किया था। वो उसे एक्यूज करती है कि वो ड्रग कार्टल्स, मनी लॉन्ड्रर्स और थर्ड वर्ल्ड वॉरलॉर्ड्स के लिए काम करता है। वो क्लियरली उसे शेक करना चाहती है, पूछती है क्या मैं तुम्हें नर्वस कर रही हूँ, लेकिन क्रिश्चियन हमेशा की तरह बिल्कुल स्टोन फेस्ड रहता है, कोई रिएक्शन नहीं। इतना सब होने के बावजूद मेडिना ऑलमोस्ट उससे मदद मांगती है। उसे पता है कि क्रिश्चियन ही वो अकेला बंदा है जो इस पूरे फाइनेंशियल और क्रिमिनल मेस को अनटैंगल कर सकता है। मेडिना क्रिश्चियन को शिकागो की एक पुरानी मेमोरी से जोड़ती है, 8 साल पहले की बात, जब वो रे के साथ लिविंग रोबोटिक्स नाम की कंपनी में था। और फिर वो बताती है कि उसने खुद देखा था वो पूरा आफ्टरमाथ, लाशें, खून, चारों तरफ केओस, और उन सब के बीच गूंजती एक डरावनी नर्सरी राइम, सोलोमन ग्रंडी, बॉर्न ऑन अ मंडे। वो राइम आज भी मेडिना को हॉन्ट करती है, और साफ है कि क्रिश्चियन को भी। धीरे धीरे ये सारा केओस क्रिश्चियन के लिए सेंस बनाना शुरू करता है। वो सामने फैले तमाम सबूतों को एक वायलेंट फाइनेंशियल रूबिक्स क्यूब की तरह ऑर्गेनाइज करने लगता है। डेड मर्सनरीज, उलझे हुए टैक्स रिटर्न्स, एक क्रश टोयोटा, सेंट्रल अमेरिका के मैप्स, रैंडम पिज्जा बॉक्सेस, मरे हुए फिश और एक पुरानी फैमिली फोटो। पूरा सीन किसी क्रीपी मर्डर मिस्ट्री स्कैवेंजर हंट जैसा लगने लगता है, लेकिन और भी ज्यादा ब्रूटल। क्रिश्चियन ज्यादा बोलता तो है नहीं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज सब बोल रही होती है। वो टेबल पर एक स्टेडी रिदमिक पैटर्न टैप करता है और उसकी आंखों में वो शार्प फोकस दिखता है, जैसे वो मेंटल मैथ कर रहा हो। और इस बार नंबर्स नहीं, जिंदगियां दांव पर हैं। मैरीबेथ उससे पूछती है कि आखिर ये पैटर्न किस चीज का है। क्रिश्चियन का जवाब आता है एकदम ठंडा और सीधा, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। और उस वक्त फील आता है कि या वे वे पास्ट नॉर्मल नाउ। अब दोनों क्लूज को ट्रेस करते हुए पहुंचते हैं एक टैटू तक, जिसमें लिखा होता है बैरियो 18, हिजाल्को प्रिजन, एल साल्वाडोर। ये लीड उन्हें एक औरत तक ले जाती है,
एडिथ सैंचेज, जो सालों पहले अपने बेटे के साथ गायब हो गई थी। पता चलता है कि उसके पिता एमिलियानो गंजालेज ने रे किंग को हायर किया था ताकि वो एडिथ और उसके बेटे को ढूंढ सके, और उसकी आखिरी नून जॉब लॉस एंजलिस में एक जगह सूडियोस पिज्जा। अब यहीं से कहानी एकदम डार्क मोड में चली जाती है। मेरी बेथ मिलती है सॉकिस से, और भाई वो जो ट्रूथ बॉम्ब गिराता है उससे तो पेट में मरोड़ सी उठ जाती है। वो बताता है कि कार्टल्स अक्सर माइग्रेंट्स को उठा लेते हैं, या तो फिरौती के लिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेचने के लिए, और अगर वो भी काम ना आए, यू गेट दिस, मतलब लोग ऐसे गायब कर दिए जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। टर्न्स आउट कि आइक स्टूडियो, जो दिखने में एक नॉर्मल सा पिज्जा शॉप वाला था, वो सिर्फ स्लाइसेस ही नहीं बेच रहा था, वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के लिए पैसे भी वाइट कर रहा था। और डिटेल्स ब्रो हद से ज्यादा हॉरिफाइंग। मेरी बेथ को पता चलता है कि आइक के खुद के लॉयर ने उसकी टांग पर बाइट मार्क्स नोटिस किए थे। क्यों? क्योंकि जब वो जिंदा था तब एक रत उसके मुंह के अंदर चला गया था। तुम्हारे कान अब इस सच को भूल नहीं सकते। अब ये समझने के लिए कि रे किंग की मौत से पहले वो किससे मिला था, क्रिश्चियन एक्टिवेट करता है जस्टीन को, उसकी काम और रेजर शार्प ब्रिटिश हैंडलर को, जो हार्वर्ड न्यूरोसाइंस एकेडमी से पूरा कमांड संभालती है। उसके पास हैकर्स की एक इलीट टीम है जो सिटी सर्वेलेंस में ऐसे घुसती है जैसे कोई वीडियो गेम हो। मेरी बेथ, जो हमेशा ग्राउंडेड रहती है, शक जताती है कि ये काम चलेगा भी या नहीं। वो बताती है कि होमलैंड सिक्योरिटी सिर्फ 2 यूजेबल कैमरास निकाल पाई थी, लेकिन जस्टीन की टीम तो एकदम चिल है। वो डजन्स और एंगल्स निकाल लेती है जो होमलैंड ने तो छोड़े ही थे। पूरा माइक ड्रॉप हैकिंग लेवल स्टफ है। वो एक औरत को स्पॉट करते हैं पिंक जैकेट में सेल्फी लेते हुए, वो भी इतनी स्मार्टली हेड टिल्ट कर रही होती है कि सीधा कैमरा में फेस नहीं आता। लेकिन क्रिश्चियन को फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है स्क्रीन जूम करने की जरूरत नहीं, बस उसकी आइडेंटिटी निकालो, पासवर्ड्स ढूंढो, स्मार्ट होम हैक करो और सेल्फी की कॉपी खुद को ईमेल कर दो, नो बिग डील। मेरी बेथ ऑब्वियस तौर पर फ्लिप कर जाती है। या ओके श्योर कहती है फुल सार्काज्म में, जैसे सब कुछ ही अनरियल लग रहा हो। जस्टीन अनॉयड होके क्रिश्चियन को कहती है एक्सप्लेन टू द नॉर्मी, और फिर पता चलता है कि वो औरत है पैम आयोवा की रहने वाली। और मजेदार बात, वहीं से दुनिया का पहला कंप्यूटर बना था। अब यहाँ एक नेक्स्ट लेवल क्रेजी टेक वर्क अराउंड होता है। वो लोग पम के घर में उसके यूटिलिटी कंपनी के जरिए घुस जाते हैं। हाँ, लिटरली उसके स्मार्ट प्रिंटर या थर्मोस्टेट को एक्सप्लॉइट करके। स्केरी इजी। मेरी बेथ अब पूरी तरह से शेकन है। वो चिल्ला उठती है क्रिश्चियन पर, टेल हर टू स्टॉप, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सेल्फी सिस्टम में आ जाती है, फेशियल रिकग्निशन ट्रिगर होता है, एंड गेस व्हाट, पम ही थी रे किंग से आखिरी बार मिलने वाली इंसान, और उसके पीछे बैकग्राउंड में एडिथ सैंचेज। क्रिश्चियन को साफ हो जाता है ये मामला अब बुक से बाहर ले जाना पड़ेगा, और इसके लिए उसे चाहिए फायर का जवाब फायर से। सो वो रीच करता है अपने भाई ब्रैक्सटन के पास, और भाई ये रियूनियन किसी भी एंगल से इमोशनल नहीं है। क्रिश्चियन जैसे ही कॉल करता है, ब्रैक्सटन का टोन ऐसा है जैसे किसी को अभी पंच कर देगा। व्हाट डू यू वांट? इन दोनों की हिस्ट्री बहुत ही रफ है। ब्रैक्सटन तो क्रिश्चियन को उसकी फैमिली थिंग के लिए खुद की जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद करने का जिम्मेदार मानता है। क्रिश्चियन अपने ड्राई स्टाइल में बस कहता है ओह वेल यू साउंड हॉस्टाइल, ना कोई इमोशन ना ड्रामा, बस कोल्ड हार्ड फैक्ट्स। फिर भी ब्रैक्सटन आता है एलए, मेरी बेथ उससे मिलती है और फॉर्मली बोलती है कि वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट है। ब्रैक्सटन का जवाब यू सफर अ स्ट्रोक। भाई वाइब समझ रहे हो ना? क्रिश्चियन फिर ऑकवर्डली बोलता है कि मेरी बेथ ने उससे कहा था कि ब्रैक्सटन को बोले आई एम ग्लैड यू हियर। थोड़ा अजीब है लेकिन सच्चा है। इन दोनों भाइयों के बीच इमोशनल बैगेज जितना भी हो, कहीं ना कहीं कनेक्शन अब भी बचा है। अब ये तीनों मिलके पहुंचते हैं टॉमस तक, जो एक ह्यूमन ट्रैफिकर है और सीधे जुड़ा हुआ है कॉब से, जो मेन विलन बर्ग के लिए काम करता है। ब्रैक्सटन थोड़ी कूल दिखाने की कोशिश करता है और कैजुअली पूछता है कि अगर सब गड़बड़ हो गया तो, लेकिन क्रिश्चियन जैसे ही जुआरेस का नाम लेता है टॉमस एकदम फ्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जुआरेस असल में वो जगह है जहां चीजें हद से ज्यादा हॉरिफाइंग है। टॉमस की दौलत ड्रग्स या वेपन से नहीं आई बल्कि बच्चों की ट्रैफिकिंग से। और फिर वो खुद ही बोलता है लाइक ड्रग्स ओनली बेटर, कसम से सुनकर रूह कांप जाए। मेरी बेथ की सहनशीलता की लिमिट अब पूरी तरह क्रॉस हो जाती है। वो गुस्से में बाहर निकलती है, इल्लीगल तरीकों और शेडी हैकिंग से तंग आ चुकी होती है। साफ बोल देती है अब और नहीं, अब ना झूठ ना रूल्स तोड़ने का गेम। वो क्रिश्चियन से कहती है कि जस्टीन को बोल देना, नो मोर टिप्स, और धमकी भी देती है अगर वापसी तक तुम दोनों यहाँ मिले तो अरेस्ट पक्का है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मेरी बेथ को जस्टीन का एक चिलिंग कॉल आता है, समवन्स कमिंग टू किल यू। वो वार्निंग बिल्कुल टाइम पे मिलती है। मेरी बेथ किसी तरह उस एम्बुश से बच जाती है, लेकिन उस नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो एक बात रियलाइज करती है, द लॉ इज व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम पीपल लाइक हिम, बट समटाइम्स वी नीड पीपल लाइक हिम टू फाइट पीपल लाइक हिम। और अब वो क्रिश्चियन को फिर कॉल करती है, इस बार एक एनफोर्सर की तरह नहीं बल्कि एक साथी की तरह। क्रिश्चियन अब पजल का आखिरी टुकड़ा जोड़ता है, एडिथ ने कभी अपने पिता से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे उससे ही डर था। असली खतरा बाहर नहीं बल्कि घर के बहुत करीब था। अब क्रिश्चियन और ब्रैक्सटन निकलते हैं हुआरेज मेक्सिको की तरफ, एडिथ के बेटे अल्बर्टो को बचाने, जो क्रिश्चियन को अपने जैसा लगता है, अकेला, मिसअंडरस्टूड और एक वायलेंट दुनिया में फंसा हुआ। ब्रैक्सटन थोड़ा
इमोशनल होकर पूछता है, डू यू इवन केयर, डू यू? क्रिश्चियन उसे बीच में ही रोक देता है, काम, सीधा, लेकिन दिल से, यस। अब दोनों पूरी तैयारी में है, फुल ऑन असॉल्ट के लिए उस कॉम्पाउंड पर जहां बच्चों को एक बस में भरा जा रहा है। कॉब के आदमी एविडेंस लिटरली मिटाने की प्लानिंग में है। बच्चों को डेजर्ट में ले जाया जा रहा है एक सो कॉल्ड फील्ड ट्रिप के नाम पर, जो असल में एग्जीक्यूशन और सबूत मिटाने की साजिश है। क्रिश्चियन कॉब को कॉर्नर कर देता है और एकदम ठंडी आवाज में फिर से शुरू करता है वही राइम, सोलोमन ग्रंडी, बॉर्न ऑन अ मंडे। वही राइम जो सालों पहले उसने सुनी थी, मर्डर और ट्रॉमा से जुड़ी हुई। तरह से उसका कॉब को ये कहने का तरीका होता है, आई नो हु यू रियली आर एंड आई हैवंट फॉरगॉटन। कंपाउंड में जो लड़ाई शुरू होती है वो प्योर केओस है, रॉ, ग्रिटी और एकदम बेहिसाब। गोलियां चल रही हैं, लोग गिर रहे हैं और सबके बीच ब्रैक्सटन को एक गोली लग जाती है, लेकिन वो रुकने की जगह चिल्लाता है, फिनिश द फकिंग जॉब, गो गेट टू दोस किड्स। टिपिकल ब्रैक्सटन हार्ड शेल, लेकिन दिल में लॉयल्टी और जान तक देने वाला जुनून। क्रिश्चियन आगे बढ़ता है पूरा लेजर फोकस मोड में। वो एल्बर्टो को ढूंढ लेता है, डरा हुआ लेकिन जिंदा। और फिर पहली बार क्रिश्चियन अपनी गार्ड पूरी तरह नीचे करता है। उसकी आवाज नर्म हो जाती है। वो धीरे से बच्चे से कहता है, इट्स ओके, यू आर सेफ नाउ। ये एक रेयर मोमेंट है। वो इंसानियत जो क्रिश्चियन के अंदर हमेशा थी आज साफ दिख जाती है। कहानी का असली मास्टरमाइंड सामने आता है, बर्क, वही असली विलन, वही पपेट मास्टर जिसने रे किंग की हत्या का ऑर्डर दिया था, वही जिसने मेरी बेथ को मारने के लिए शूटर भेजा था। सालों पहले बर्क एक बहुत ही टेंस नेगोशिएशन में शामिल था, खतरनाक लोगों के साथ, और जब बात बिगड़ने लगी उसने फैसला लिया कि मसला खत्म करो। और मसला खत्म करने का मतलब था ईडिथ और एल्बर्टो की हत्या का आदेश। अब एक स्पाइन चिलिंग फ्लैशबैक दिखता है। बर्क कैजुअली गोज द वीजल गुनगुना रहा होता है और उसी वक्त बच्चों से भरी बस को डेजर्ट में ले जाने का कमांड देता है एग्जीक्यूशन के लिए। वो ट्विस्टेड ललाबाई सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं थी, वो ईडिथ की टूटी याददाश्त का एक टुकड़ा थी जो उसके दिमाग में एक परमानेंट मेंटल स्कार बन चुका था। और अब सुनो असली किकर, रे किंग को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो ईडिथ को ढूंढ रहा था, उसे मारा गया क्योंकि वो बर्क के घिनौने सीक्रेट्स के बहुत करीब पहुंच गया था। अब ये पर्सनल हो जाता है। क्रिश्चियन बर्क को उसके सबसे वल्नरेबल मोमेंट यानी शावर में ट्रैक करता है और उसी मेलोडी में वार करता है जो बर्क ने खुद कभी एक डेथ सिग्नल की तरह इस्तेमाल की थी, गोज द वीजल। कूल, रूथलेस और 100% सैटिस्फाइंग। एक फाइनल एक्ट ऑफ रिवेंज के साथ क्रिश्चियन उस हॉरिफाइंग लेगेसी पर फुल स्टॉप लगा देता है। जब सब सेटल हो जाता है, बच्चे बचा लिए जाते हैं, उन्हें बस में सेफली बिठाया जाता है, आखिरकार उस नाइटमेयर से राहत मिलती है। और वहीं ब्रैक्सटन पूरा लहूलुहान पर फिर भी मजाक करते हुए एक आवारा कैट को देख लेता है और तुरंत इमोशनल हो जाता है। आई एम टेकिंग इट होम। क्रिश्चियन अपने रोबोटिक टोन में कैजुअली जवाब देता है, दैट्स अ मेल कैट। लेकिन चलो भाई, इतने लोगों की जान बचाई है, कैट अडॉप्ट करना तो बनता है। इसी बीच मेरी बेथ फिर कॉल करती है हार्बर न्यूरो साइंस अकेडमी को, इस बार पूछताछ के लिए नहीं, थैंक यू कहने के लिए। वो जस्टिन से कहती है, रे फाउंड ईडिथ बट यू एंड क्रिस हेल्प मी सॉल्व द रेस्ट ऑफ द पजल। ये एक ग्रोथ मोमेंट है, बड़ा शिफ्ट। मैरी बेथ जो पहले रूल बुक से चिपकी रहती थी, अब समझ चुकी है कि कुछ पजल सॉल्व करने के लिए रूल्स को थोड़ा मोड़ना पड़ता है, स्मार्टली। लेकिन जस्टिन, वो तो पहले से 5 चालें आगे है। वो कॉल पे होती है बटू डोनेट्स्क से, यूरोप के सबसे रूथलेस किल स्क्वाड के लीडर से, और वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही होती, वो स्ट्रेट अप फैक्ट्स टेबल पर रखती है, एक ह्यूमन गूगल की तरह, लेकिन एटीट्यूड के साथ। वो उसकी बर्थ सिटी, उसकी अरेस्ट हिस्ट्री, उसकी वाइफ का नाम तक गिना देती है और बोलती है अगर चाहे तो उसकी बेंटली की माइलेज भी सुना सकती है। मैसेज क्लियर हो जाता है, मेरी बेथ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो परमानेंटली कैंसिल कर दिया गया है। मूवी एक शांत मोमेंट के साथ खत्म होती है। क्रिश्चियन और ब्रैक्सटन, दो भाई जिन्होंने साथ में लड़ा, खून बहाया और सर्वाइव किया, अब रोड पे निकलते हैं। क्रिश्चियन जो यूजुअली कभी कंसिडर नहीं करता, कहता है, आई थिंक इट विल बी फन स्टेइंग इन योर एयरस्ट्रीम। थोड़ा ऑकवर्ड, थोड़ा ऑनेस्ट, लेकिन दिल से बहुत प्यारा। ये मूवी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और गन फाइट्स की कहानी नहीं है, ये रिडेम्पशन की कहानी है। केओस में भी एक पर्पस ढूंढने की कोशिश, और इस रियलाइजेशन की कि अंधेरे से लड़ने के लिए कभी कभी वही लोग चाहिए जिन्होंने खुद अंधेरे को देखा हो। अगर अभी तक नहीं देखी तो कर क्या रहे हो यार, कौन लो, बैठो, प्ले दबाओ और राइड एंजॉय करो, क्योंकि जस्टिस इतनी कैलकुलेटेड कभी नहीं लगी थी।